कैल्शियम हो गया, जैसा कि एक तरह का एडीपी हो गया, जैसा कि सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया। अब ये आपके कैल्शियम, एडीपी, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, इसका मेन काम ये होता है कि ब्लड के अंदर ऑलरेडी जो दूसरे प्लेटलेट्स पड़े हुए हैं उनको कहना कि भाई इधर इंजरी हो गई है, यहाँ लड़ाई हो गई है, इधर जल्दी आ जाओ। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के साथ आपकी लड़ाई हो जाए तो एक बंदा जाता है, वो ये कहता है कि वहां पे ना उसकी लड़ाई होगी, जल्दी आ जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ। तो इनका जो मेन काम होता है वो दूसरों को अट्रैक्ट करना होता है, कि खींचना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड के अंदर जो ऑलरेडी जो डिफरेंट टाइप्स के आपके प्लेटलेट्स हैं उनको कहना कि जल्दी जल्दी इकट्ठे हो। जब वो आपके प्लेटलेट्स जो होंगे वो जल्दी जल्दी इकट्ठे होंगे तो वो क्या काम करेंगे कि वो प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स के साथ जोड़ना शुरू कर देंगे। अब ये प्लेटलेट्स जो आपके दूसरे प्लेटलेट्स के साथ जुड़ेंगे वो जुड़ते होते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिनोजिन। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने ये कहना होता है कि वहां पे जो प्रोटीन होती है, यानी कि ये आपका प्लेटलेट्स है, इधर से आपका प्लेटलेट्स आया, इधर से प्लेटलेट्स आया, इधर से प्लेटलेट्स आया, ये मुख्तलिफ तरह के आपके प्लेटलेट्स जुड़ तो रहे हैं, लेकिन ये किसकी वजह से लग रहे हैं? यहाँ पे क्या मौजूद है? यहाँ पे जनाब आपने कहना है GP2B3 ये प्रोटीन मौजूद है, GP2B3 ये प्रोटीन है मौजूद है, ये आपने कहना होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर GP1B प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, तो मैं अब आप लोगों से पूछता हूँ, क्या प्लेटलेट्स इसके साथ जुड़ेगा? शाबाश। क्या प्लेटलेट्स इसके साथ जुड़ेगा? प्लेटलेट्स इसके साथ जुड़ेगा नहीं। जब प्लेटलेट्स इसके साथ जुड़ेगा नहीं तो क्या ब्लीडिंग रुकेगी? नहीं रुकेगी। इसकी वजह से आप कौन सा सिंड्रोम देखते हैं? बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। ठीक हो गया, आपने कहना है कि इसकी कमी की वजह से आपने बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम देखना होता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स होते हैं, कई हमारे पास माँ बाप आते हैं, वो बच्चों के साथ वो यही कहते हैं कि बच्चा थोड़ा सा चलता है, मतलब कि गिरता भी है तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो वजह क्या है? तो हमने उनको एक एक चीज को हमने रूल आउट करना होता है। ये इंशाल्लाह हम जब भी आपके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को डिटेल में देखेंगे तो उसके अंदर हम लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर GP2B3 ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो क्या प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स के साथ एग्रीगेशन हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। तो GP2B3 ये प्रोटीन की जब डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से आपके प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स के साथ एग्रीगेशन नहीं होती, तो उसकी वजह से आपका जो इफेक्ट होता है वो कौन सा सिंड्रोम होता है? इसको हम कहते हैं ग्लांसमैन सिंड्रोम। क्या कहना है आपने? एक तरह का ग्लांसमैन सिंड्रोम। तो ये बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी जो मेन चीजें हैं वो आप लोगों ने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, जो आपके मतलब के प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स के अंदर जैसा कि मैंने बताया कैल्शियम हो गया, एडीपी हो गया, सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया। उसके बाद जो दूसरी चीजें होती हैं वो जनाब आप लोगों ने कहना अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं, आपका फाइब्रोनेक्टिन होते हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद आपने कहना है कि जो आपके अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं इनका जो मेन काम होता है, इनके अंदर आपका वोन विलिब्रेंट फैक्टर, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रोनेक्टिन, ये चीजें इसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आप लोगों को ये बात का पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं 8 से 10 दिन के बाद वो जाते कहाँ? 8 से 10 दिन के बाद वो कहाँ जाते हैं? 8 से 10 दिन के बाद 1/3 ऑफ द जो प्लेटलेट्स होते हैं वो जनाब स्प्लीन के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो स्प्लीन के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, ये कहाँ होते हैं? आपके एक तरह के स्प्लीन के अंदर इकट्ठा होते हैं। कि हाँ जी जनाब, ये कहाँ इकट्ठा होते हैं? आपके एक तरह के स्प्लीन के अंदर इकट्ठा होते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, अगर जस्ट इमेजिन करो, अगर एक बंदा है, उस बंदे के अंदर प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी है, तो अगर उसको इंजरी होती है तो इंजरी होने की वजह से उसकी क्या ब्लीडिंग रुक सकेगी? उसकी ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। जब ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो उसकी सुपरफिशियल स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ स्पॉट्स नजर आएंगे, हम देखेंगे, जैसा कि निशान नहीं बनना शुरू हो जाते। अब इस निशान की बेस के ऊपर हम उसको क्या कहते हैं? टेकिया कहते हैं, परपूरा कहते हैं, एकेमोसिस कहते हैं, लेकिन हम वो डिटेल में देखेंगे आगे जाकर, जब हम एक तरह का सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स को डिटेल बेस्ड डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है इसको एक बार मैं आपको रीड करवा देता हूँ ताकि वो कवर हो जाए। अच्छा तो देखें बच्चों, प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर इसका रोल होता है स्मॉल साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेड ड्राइव फ्रॉम द मेगाकैरियोसाइट्स। हमने कहा था पहले ऑलरेडी कि ये मेगाकैरियोसाइट से बनते होते हैं। लाइफ स्पैन इनका जो होता है वो 8 से 10 डेज तक का होता है। when activated by endothelial injury aggregate with other platelets and interact with fibrinogen to form platelets plug। ठीक है, वहां पे प्लेलर्स आते जाते हैं मुख्तलिफ तरह के और एक प्लग बना देते हैं जिसको हम कहते हैं प्लेलर्स प्लग। इसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम होता है, एडीपी होता है, सेरोटोनिन होता है, हिस्टामिन होता है। याद करने का तरीका कैश है। एंड अल्फा ग्रेन्यूल्स, अल्फा ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या आता है? अल्फा ग्रेन्यूल्स के अंदर आता है वोन विलिब्रेंट फैक्टर, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रोनेक्टिन, प्लेलेट एक्टिवेटिंग फॉर, और उसके बाद आपका तकरीबन जो स्टोर्ड है 1/3 क्या होता है प्लेलेट्स का? वो स्प्लीन होता है। ये याद आपको होना चाहिए। बाकी आप लोगों को पता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर
प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी है तो हम क्या देखते हैं, पेटिकिया देखते हैं यानी कि ब्लीडिंग देखते हैं। वॉन विलिमर फैक्टर रिसेप्टर अगर मतलब कि किसके साथ लगता है, GP1B प्रोटीन के साथ लगता है। फाइब्रिनोजन रिसेप्टर्स वो किसके साथ लगता है, GP2B3 प्रोटीन के साथ लगता होता है। उसके बाद आपकी वो चीजें जो कि जनाब स्टिमुलेट करती होती हैं मेगा कैरियोसाइट्स की प्रोडक्शन को, वो कौन से सेल्स होते हैं, थ्रोम्बोपोइटिन यानी कि थ्रोम्बोपोइटिन स्टिमुलेटिंग मेगा कैरियोसाइट्स की प्रोलिफरेशन करते होते हैं, वो आपने कहना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इरिथ्रोपोइटिन होता है ना, जो कि जनाब आपके आरबीसी की प्रोडक्शन करता है। आपको पता है ना, इरिथ्रोपोइटिन आपके किडनी से रिलीज होता है, वो आपकी बोन मैरो के पास जाता है और बोन मैरो से आपकी आरबीसी की प्रोडक्शन करवाता है। इसी तरह जो थ्रोम्बोपोइटिन होता है वो रिलीज होता है और वो आपके प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन करवा रहा होता है। इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रोम्बोपोइटिन स्टिमुलेट मेगा कैरियोसाइट्स प्रोलिफरेशन। बाकी वही उसने बात लिखी कि अल्फा ग्रैन्यूल्स के अंदर वॉन विलिमेंट फैक्टर, फाइब्रोनेक्टिन, फाइब्रिनोजन, ये चीजें होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जनाब आप लोगों का कवर हुआ। डेवलपमेंट डिजीज भी पढ़ ली थी। वॉन विलिमन डिजीज नहीं पढ़ी थी। नहीं, ओके जी, फिर इधर आ जाओ वॉन विलिमन डिजीज की तरफ। ये मैंने मेडिसिन वाले बच्चों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इस डिजीज को स्टार्ट करने से पहले ना, वॉन विलिमन डिजीज को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके ये क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं, इसका पता होना चाहिए। ये तो सर ने बताया ना आपको, प्राइमरी पाथ, ये इंट्रिंसिक पाथवे कौन सा होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे कौन सा होता है, कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर इसमें आते हैं, ये सारी बातें पढ़ी ना आपने। जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है इसमें 12, 11, 9, 8 to 10 आ रहे होते हैं। जो आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है इसमें आता है 3, 7, 10 आ रहा होता है। दोनों मिलकर आपको कॉमन पाथवे बनाते हैं 10, 5, 2, 1, और ये आपका फिब्रिन बना के क्लॉट बनाता है। ये सर ने बातें बताई हैं आपको, शाबाश, ये बातें पता है बेसिक्स में। नहीं, ये सर ने बताई है कल, आपको तो पता है ना, मैंने आपको मेडिसिन में पढ़ाई है, बेसिक्स में बताई है उन्होंने। ओके, अगर ये पता फिर तो ये अच्छी बात है। इधर आ जाओ वॉन विलिमन डिजीज की तरफ। अच्छा बच्चों, वॉन विलिमन डिजीज में पता क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपने एक बात याद रखनी है, इसके अंदर पता नाम से पता चल रहा है वॉन विलिमन फैक्टर का इशू होगा। ठीक है, जब वॉन विलिमन फैक्टर का इशू होगा तो मुझे ये बात बताएं, इसमें जो इसने GP1B इसके साथ आके लगता था, GP2B आता था यहाँ पे जो क्लॉटिंग करवा रहा होता था, तो क्या इस पेशेंट के अंदर क्लॉटिंग हो सकती है? शाबाश, इस पेशेंट के अंदर क्लॉटिंग होगी, इस पेशेंट के अंदर क्लॉटिंग नहीं होगी। आपने बताना ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इसकी बिना आगे 3 टाइप्स हैं, ठीक है। 2 टाइप्स इसकी क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। एक टाइप इसकी कौन सी है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये MCQ ज्यादा था कि ये वॉन विलिमन डिजीज क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। आपने बताना है 2 टाइप इसकी डोमिनेंट है, एक टाइप इसकी रिसेसिव है, ठीक है। दूसरी बात आपने क्या बताना है कि इस पे ना वॉन विलिमन फैक्टर का इशू होगा। अब वॉन विलिमन फैक्टर को कौन स्टिमुलेट करता था, कहां से रिलीज होता था? शाबाश, हाँ जी, वॉन विलिमन फैक्टर कहां से रिलीज होता था, कौन सी चीज इसको स्टिमुलेट करती थी? इंजरी हुई तो फिर क्या डैमेज हुआ, एंडोथीलियल सेल डैमेज हुए। एंडोथीलियल सेल्स डैमेज हुए तो क्या हुआ, एंडोथिलिन रिलीज हुआ। एंडोथिलिन आगे किसको किसको रिलीज करता है, वेबल पैलेट बॉडीज को रिलीज करता है। ये वाली बात बताई थी सर ने, वेबल पैलेट बॉडीज को रिलीज करता है। वेबल पैलेट बॉडीज आगे से किसको रिलीज करते हैं, वॉन विलिमन फैक्टर को रिलीज करता है। इसकी सरफेस पे GP1B रिसेप्टर होता है। GP1B रिसेप्टर क्या करता है, प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन होती है, फिर GP2B एक्टिवेट होता है। यहाँ पे वो क्या करता है, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करता है और क्या करवाता है, क्लॉटिंग करवाता है। ये सारा मैकेनिज्म मैंने एक दफा आपको रिपीट कर दिया। अब किसी पेशेंट के अंदर वॉन विलिमन फैक्टर ही सही तरह काम नहीं कर रहा, तो मुझे ये बताएं क्या उसके वेबल पैलेट बॉडी से जो ये GP1B उसके सरफेस पे एक्टिवेट हो रहा था, GP2B उसके एक्टिवेट हो रहा था, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करवा रहा था, क्या वो एग्रीगेशन होगी? अब इस पेशेंट के अंदर एग्रीगेशन नहीं होगी। सिंपल सी बात है, आपने बताना है कि इसके अंदर क्या होगा, एग्रीगेशन नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वॉन विलिमन फैक्टर का दूसरा फंक्शन क्या था, ये आपके फैक्टर नंबर 8 को क्या करता था, स्टेबल करता था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है जो लीवर से रिलीज नहीं होता, शाबाश, वो कौन सा है? ऐसा कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर जो लीवर से रिलीज नहीं होता? क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा जो लीवर से रिलीज नहीं होता? जो लीवर से नहीं बनता, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर आपका लीवर से नहीं बनता? फैक्टर नंबर 8। ठीक है, ये MCQ आता है, आपने बताना फैक्टर नंबर 8 नहीं बनता, बाकी जितने भी ये सारे वो किधर से बनते हैं, लीवर से बन रहे होते हैं।
अब एक पेशेंट आया है, देखिए उसके अंदर वॉन विल्बर्न फैक्टर की डेफिशिएंसी है, तो उसका फैक्टर 8 स्टेबल हो सकेगा अब, क्योंकि ये भी एंडोथेलियल सेल से रिलीज होता है, ठीक है। अब क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर फैक्टर 8 भी स्टेबल नहीं होगा। तो जब इसके अंदर फैक्टर 8 स्टेबल नहीं होगा, फैक्टर 8 किस पाथवे में आता था, इंट्रिंसिक पाथवे में नहीं आता था ये, शाबाश, इंट्रिंसिक पाथवे में ही आता था ना फैक्टर 8। तो इंट्रिंसिक पाथवे में क्या आता था आपका, प्रोथ्रोम्बिन टाइम आता था, पीटीटी आता था। तो क्या इसका पीटीटी प्रोलॉन्ग नहीं कर देगा, शाबाश। क्या इसका पीटीटी प्रोलॉन्ग करेगा, इसका पीटीटी प्रोलॉन्ग कर देगा, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम इसके अंदर क्यों, क्योंकि आपका फैक्टर 8 इफेक्ट हो रहा है, इंट्रिंसिक पाथवे इफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से जितना भी आपका ये क्लॉटिंग टाइम है ये इंक्रीज कर देगा इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। बात समझ में आई। दूसरा, मुझे ये बताएं, इसके अंदर आप प्लेटलेट्स आके वहां पे अटैच तो हो नहीं रहे, ठीक है। जब प्लेटलेट्स वहां पे अटैच नहीं हो रहे, कहाँ पे, जहां पे इंजरी हुई उस साइड पे, तो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होगी नहीं। तो जब इस पेशेंट के अंदर प्लेटलेट्स एग्रीगेशन नहीं होगी, तो मुझे ये बताएं, इस पेशेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी, तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पूछता होता है, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी इंक्रीज कर रहा है और आपका ब्लीडिंग टाइम भी इंक्रीज कर रहा है। तो आपने बताना हीमोफीलिया। हीमोफीलिया वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, ये दोनों चीजें इंक्रीज कर रही होती हैं, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ गई, शाबाश। बाकी भी बताएं, समझ में आई कि कोई नहीं आई? ओके अगर समझ में आ गया तो ठीक है। ये सारी बातें अगर, हाँ जी, ओके। ब्लीडिंग टाइम इस पेशेंट के अंदर क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब इसकी टाइप्स की तरफ आ जाइए, आपकी बुक पे नहीं लिखी हुई, बेसिक्स वाली बुक पे अब आपने खुद लिखनी है। वॉन विल्बर्न फैक्टर की डिजीज की आगे कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दी, एक है टाइप 1, एक है टाइप 2, इसके अंदर लिख लें अपनी बुक के ऊपर, बार बार बता रहा हूँ, एक है टाइप 3। टाइप 1 क्या है इसकी, आपने बताना है। टाइप 1 के अंदर क्या होता है, आपके ना वॉन विलिबेंट फैक्टर का लेवल डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात, ही ऑटोसोमल डोमिनेंट है। दूसरी, आपने टाइप 2 के अंदर बताना है कि इसकी क्वालिटी पे इशू आ रहा होता है, वॉन विलिबेंट उस क्वालिटी का नहीं बन रहा होता। तीसरी पे आपने बताना है, इसके अंदर पता क्या होता है, ये वेरी सीवियर फॉर्म है, इसके अंदर वॉन विलिबेंट फैक्टर टोटली एक हिसाब का एब्सेंट ही होता है, और ये इसकी पुअर प्रोग्नोसिस है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, टाइप 1 टाइप 2। और जो आपकी टाइप 3 है ना, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। बाकी दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये अकेली ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ये एमसीक्यूज आ जाता होता है, ये पूछते भी हैं, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या क्या होंगे, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया, उसके अंदर वॉन विल्बन डिजीज ये इशू है, मुझे ये बताएं, इसके अंदर ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज नहीं करेगा। जब इसके अंदर ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज कर देगा, तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, म्यूकोजल ब्लीडिंग नहीं होगी इसके अंदर, म्यूकोजा से ज्यादा ब्लीड, इजीली हर जगह से ब्लीड कर सकता है ये, ठीक है। म्यूकोजल ब्लीड नहीं होगा इसके अंदर, इसके अंदर पोटैकिया नहीं बन सकता, वो अब आपने पीछे पढ़ा होगा। इसके अंदर परप्यूरा नहीं बन सकता, इसके अंदर मेनोरेजिया नहीं हो सकता ज्यादा से ज्यादा, शाबाश, बताते जाएं। इसके अंदर और क्या हो सकता है, जीआईटी ब्लीडिंग नहीं कर सकती इसके अंदर, हिमार्थ्रोसिस नहीं कर सकती। सिंपल सी बात है, हिमार्थ्रोसिस होता है जॉइंट्स में ब्लीडिंग होना, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपने बताना है इसके अंदर क्या करेगा, इसमें ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। क्यूटेनियस हो सकती है, म्यूकोजल ब्लीडिंग हो सकती है, मेनोरेजिया हो सकता है इसके अंदर, और जीआईटी ब्लीडिंग इसमें पॉसिबल है, ठीक है। ये सारी बातें आपने इसके अंदर बतानी होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, आगे आज ही हमने इस पेशेंट को, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है, आपने इसके अंदर रिस्टोस्टेटिन टेस्ट करना होता है एक, ठीक है। दूसरा, आपने क्या करना है, इसमें पीटीटी का लेवल चेक करेंगे। तीसरा काम इसके अंदर आपने क्या करना है, ब्लीडिंग टाइम का लेवल चेक करेंगे। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, आपने बताना, नॉर्मल होता है 2 से लेके 7 मिनट तक। अगर 7 मिनट से ज्यादा उसकी ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब ये इस पेशेंट के अंदर क्या ब्लीडिंग टाइम ज्यादा है। पीटीटी कितना नॉर्मल होता है, 15 से लेके 45 सेकंड तक ये नॉर्मल होता है। अगर ये 45 सेकंड से ज्यादा, इसका मतलब ये इसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज्यादा है। रिस्टोस्टेटिन टेस्ट क्या होता है, हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर अग्लूटिनेशन हो रही है, क्लॉटिंग हो रही है ज्यादा से ज्यादा, ये देखते होते हैं। अगर इसके अंदर क्लॉटिंग नहीं हो रही इस रिस्टोस्टेटिन टेस्ट करने की वजह से, इसका मतलब ये इसके वॉन विल्बर्न फैक्टर पे इशू आ रहा है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम इसके अंदर एडीएच एनालॉग देंगे। एडीएच एनालॉग हमने एंडो में पढ़ा था,
डेस्मोप्रेसिन पढ़ा था, ठीक है। डेस्मोप्रेसिन क्या करता है आपने बताना, ये फैक्टर 8 को ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट करता है, ये वॉन विल्बेंट फैक्टर को ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट करता है। जितने ज्यादा एक्टिवेट होंगे उतना